नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सुपर टेट कंप्यूटर के लिए ये सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके अब तक हम MS ऑफिस तक पहुंचे हैं। और उसके बाद आज हम जो सेशन लेने वाले हैं ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और वो भी MCQ के बेस पर करेंगे, ठीक ना, ताकि आपका फास्ट रिवीजन साथ साथ में होता रहे, ठीक ना। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सुपर टेट 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विथ व्याख्या के साथ, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है ना। प्रश्न है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो हमने आपको थ्योरी जो पढ़ाई थी फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बताया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो वो कहे जाते हैं हमारे चार्ल्स बेबेज। कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज ना। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर है या यांत्रिक जो मशीन है ना, यांत्रिक मशीन है, सबसे पहले इन्होंने एक बनाया था डिफरेंस इंजन। क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो इंजन था वो बनाया था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और इन दोनों इंजनों का जो कॉन्सेप्ट लेकर के ना, इन दोनों इंजन का जो कॉन्सेप्ट था जिसके बेस पर ये बने थे ना, जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट यूज करके मॉडर्न कंप्यूटर का विकास किया गया। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें अगर हम देखें तो चार्ल्स बेबेज है, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, जॉब स्टीव्स है। तो इसमें मतलब ऑप्शन ए है ना, ये जो ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आप व्याख्या यहाँ देख सकते हैं, आपको एज इट इज PDF आपको ऐसे दे दिया जाएगा, है? आप व्याख्या ऐसे पढ़ लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हमने बताया था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था थ्योरी में कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है CPU को। किसे कहा जाता है? CPU को ना। CPU क्या है? तो ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। CPU क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। यहाँ ऑप्शन ए दिया है रैम, B है CPU, C है रोम और D है हार्ड डिस्क। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर B है ना, जो कि CPU दिया हुआ है, इस प्रश्न का आंसर ये होने वाला है, ठीक ना। इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं कि CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ठीक। बाकी यहाँ पर डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 है CPU का पूरा नाम। ये तो हमने अभी बता दिया, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक दिया है। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट ये नहीं हो सकता। ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं हो सकता। ये दिया है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसके 3 पार्ट है, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। इसे हमने डिटेल से पढ़ा रखा है ना, इसको हमने थ्योरी क्लास में डिटेल्स से पढ़ा रखा है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर, जब हम मेमोरी पढ़ा रहे थे ना, जब हम आपको स्टोरेज यूनिट पढ़ा रहे थे, स्टोरेज जब डिवाइस हम आपको पढ़ाए थे, तो उस टाइम हमने इसको डिटेल से बताया था कि स्टोरेज डिवाइस की यूनिट क्या होती है ना, यूनिट क्या होती है और कौन से यूनिट में कौन सी वैल्यू कितनी मात्रा में होती है। तो हमने बताया था कि जो कंप्यूटर की जो यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट।
क्या होती है, बिट होती है ना। बिट में क्या होता है, तो बाइनरी नंबर का 0 और 1 ये अलग अलग बिट है, ये भी एक बिट है और अपने आप में ये भी क्या है, एक बिट है। ठीक है, बिट से बनता है बाइट, बिट से बनता है बाइट, बाइट से बनता है निबल ना, बाइट से बनता है निबल, और उसके बाद बनता है किलोबाइट ना, किलोबाइट। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है। ऑप्शन ए दिया है बाइट जो कि गलत है, ऑप्शन बी दिया है बिट और यही आपका आंसर होने वाला है। इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट। बिट में क्या क्या होता है, तो 0 और 1 जो कि बाइनरी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एक बाइट में कितने बिट होते हैं। अभी हमने बताया कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ठीक है, इसके पीछे आप जस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ था कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 बिट 1 बाइट है, तो हम 8 बिट यानी कि 8 बिट अगर हम ले रहे हैं ना, 8 बिट ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा 1 बाइट। कितना हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये इसकी व्याख्या, सॉरी ये इसकी व्याख्या है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रैम का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। ये भी हमने डिटेल से बढ़ा रखा है आपको थ्योरी क्लास में, कंप्लीट थ्योरी में आपने देखा था कि रैम क्या होता है। रैम क्या है, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। हमने बताया था कि मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी ना, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। 2 टाइप की कंप्यूटर मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने बात किया था कि प्राइमरी में रैम होता है और रोम होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, तो सेकेंडरी में पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना। उसके बाद SSD होती है, CD DVD ये जितने होते हैं सब के सब क्या है, ये सब ये आपके सेकेंडरी ड्राइव है। तो पूछा क्या है प्रश्न, रैम का पूरा नाम क्या होता है। रैम का पूरा नाम, तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है, हमने बताया था कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ये लिखा हुआ रीड एक्सेस मेमोरी जो कि गलत है, ये लिखा हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सही है। उसके बाद है रैंडम अवेलेबल मेमोरी, ये गलत है आपका। यह है रीड अवेलेबल मेमोरी, ये भी गलत है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसकी कंप्लीट व्याख्या आप देख सकते हैं कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें वर्तमान में रन हो रहे प्रोग्राम या डेटा को लोड किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर का, रोम का पूरा नाम बताइए। रोम का हमने आपको रोम को भी पढ़ा रखा है, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, तो केवल हम रीड कर सकते हैं ना। ये जो रोम होता है, रोम मेमोरी को हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, तो राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी, सेकेंड है रैंडम मेमोरी ओनली मेमोरी, ये रीड ओपन मेमोरी और रैंडम ओपन मेमोरी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, चलिए इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर मिला है कि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह एक अस्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इस समय बूटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जैसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में स्टोर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पढ़िए जरा इसे। ये लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है जो मेमोरी चेंजेबल होती है। कैसी होती है, चेंजेबल। हमने इसको बताया था आपको कि चेंजेबल मेमोरी कौन सी होती है, किस मेमोरी के डेटा को हम चेंज कर सकते हैं या चेंज होता रहता है। तो ये होता है हमारा, हमने बनाया था कि एक होती है वोलेटाइल मेमोरी ना, वोलेटाइल मेमोरी, और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी ना। 2 मेमोरी होती है।
ठीक है। अभी हमने यहाँ पर जस्ट पीछे देखा है कि ये जो आपका रोम होता है, रोम कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में कौन सा आएगा, ये आ जाएगा आपका रैम। क्या आएगा, रैम। और इसमें क्या आ जाएगा, इस वाली मेमोरी में आपका आ जाएगा रोम। ठीक है। पूछा क्या है हमारा, इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी है, रैम है। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में रैम, जो कि ये आंसर आपका सही है। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं कि रैम एक वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है। इसका मतलब यह है कि जब तक विद्युत आपूर्ति चालू रहती है तब तक डेटा सेव होता है, जैसे ही लाइट ऑफ होती है वैसे ही डेटा ऑफ हो जाता है या नष्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। पढ़िएगा, ऐसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है ना, कीबोर्ड। अब इससे इजी क्या ही प्रश्न हो सकता है, और ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपका सुपर टेट है ना, सुपर टेट है, और 2021 में शायद ये आया हुआ था, सुपर टेट 2021 में, चलिए आया था शायद, हाँ यूपी टेट है, सॉरी यूपी टेट 2021 में आया हुआ था। चलिए देखते हैं। तो कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है। हमने बताया था आपको डिवाइस के बारे में ना, हमने आपको डिवाइस के बारे में कंप्लीट बताया है कि डिवाइस एक होती है इनपुट डिवाइस ना, इनपुट डिवाइस, दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस ना, आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस ना, प्रोसेसिंग डिवाइस, और चौथा होता है स्टोरेज डिवाइस। चौथा क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस। इसमें से पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन, ये जो कीबोर्ड है कौन सी डिवाइस है। हमने बताया था कि ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से या जिसके आधार पर हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर कराते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कि हमने कहा था कि कीबोर्ड क्या है, तो एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। जैसे हमने बताया था कि माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। हमने कहा था स्कैनर क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। हमने कहा था माइक क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है ना। और क्या है आपका, और बताइए, OMR और VCR ना, VCR, और ये जो लाइट पेन जिसे हम लिख रहे हैं, ये भी है। तो इस तरीके से तमाम हमने एग्जाम्पल आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इनपुट डिवाइस, दूसरा दिया है आउटपुट डिवाइस, सी है स्टोरेज, और उसके बाद प्रोसेसिंग। तो हमने बताया कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, तो कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड एक प्राथमिक या इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और कमांड्स को टाइप करने के लिए या इनपुट करने के लिए किया जाता है। चलिए पढ़ लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर है कि मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है। अब प्रश्न है मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर हमने बताया था, मॉनिटर किस टाइप का उपकरण है, तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। ये करता क्या है, तो ये जो भी आप कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, डेटा प्रोसेस करने के बाद ये डिस्प्ले करता है ना। तो मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर कि मॉनिटर एक विजुअल आउटपुट डिवाइस है, यानी कि VDU इसका पूरा नाम होता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर, माउस का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए बताइएगा। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने है। ऑप्शन ए है करा कि डेटा प्रिंट करना। माउस क्या डेटा प्रिंट करता है। दूसरा दिया कि स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करना। माउस स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस आवाज रिकॉर्ड करता है, जी नहीं। माउस डेटा स्टोर करता है, तो माउस डेटा स्टोर बिल्कुल नहीं करता है, आवाज रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करता है, डेटा प्रिंट बिल्कुल नहीं करता है। ये करता क्या है, तो स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और माउस का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। माउस का दूसरा नाम क्या है, माउस का दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस ना। क्या नाम है इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और माउस कैसे डिवाइस है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। चलिए इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ देख सकते हैं कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका प्राथमिक कार्य कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को चलाना, फाइलों पर वह आइकन को क्लिक करना और सिलेक्ट करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है। प्रिंटर, अभी हमने आपको बताया प्रिंटर किस प्रकार का। चलिए हम एक आउटपुट डिवाइस आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइस
किसे कहते हैं? तो आउटपुट डिवाइस मतलब ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में से डेटा को बाहर निकाल के रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। इसके लिए हम यूज करते हैं, पहले तो यूज करते हैं हम लोग मॉनिटर ना, मॉनिटर। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए आउटपुट तो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप यूज करेंगे प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर है, स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन ए दिया हुआ है इनपुट, बी दिया हुआ है आउटपुट, सी दिया है स्टोरेज और डी दिया है प्रोसेस ना। तो स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? हम बात अभी हमने बताया आपको कि जो इनपुट डिवाइस, अभी हमने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस में आपको देखने को मिलता है कीबोर्ड ना, कीबोर्ड, उसके बाद माउस ना, माउस, स्कैनर, स्कैनर ना, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ना, उसके बाद आपने देखा था लाइट पेन ना, लाइट पेन, उसके बाद हमने बताया था आपको OMR, MICR, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। तो स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर से करते क्या हम लोग? स्कैनर से हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। किसके थ्रू? तो स्कैनर के थ्रू। तो स्कैनर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। चलिए इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है या हार्ड कॉपी को स्कैन करके डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी में के रूप में कंप्यूटर में स्टोर करता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर, कह रहा है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? हमने दो टाइप की मेमोरी बताया था, एक होता है रैंडमली या इसको बोलते हैं टेम्पररी, एक होता है टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी ना, एक होता है परमानेंट मेमोरी, एक होता है परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी में हमने आपको बताया था कि टेम्पररी मेमोरी में होता है रैम और परमानेंट मेमोरी में होता है रोम। प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी, कौन सी मेमोरी है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है यह है आपका अस्थायी मेमोरी, ठीक है, अस्थायी मेमोरी। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है आपका रोम, रोम जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं कि रोम क्या है? अस्थायी यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और जिसमें बिजली चले जाने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर, कह रहा है कि हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या हार्ड डिस्क हम डेटा संग्रह के लिए करते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डेटा स्टोर करना, डेटा स्टोर, डेटा स्टोर, या डेटा प्रिंटिंग के लिए या डेटा टाइपिंग के लिए या डेटा स्कैनिंग के लिए। तो सिंपल सी बात है, जब हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क क्या करता है? डेटा स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका मुख्य उपयोग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और यूजर्स की फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर, क्या कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? सीधे किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? ये का कंप्यूटर एक मशीन है। तो मशीन है तो कौन सी भाषा समझेंगे? मशीन भाषा, लो लेवल लैंग्वेज भाषा समझता है। मशीन होने की वजह से मशीन लैंग्वेज समझता है। कौन सी भाषा? मशीन लैंग्वेज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ये इसकी कंप्लीट व्याख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर प्रश्न, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? क्या बात है भाई, बाइनरी नंबर, कौन सा नंबर है ये? बाइनरी नंबर। ये हम आपको कम से कम 50 बार बता चुके हैं कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 आता है। तो संख्या में कितने है? ये 2 हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए इसकी कंप्लीट व्याख्या यहाँ देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, बाइनरी सिस्टम में कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं? फिर वही बात, बाइनरी है, बाइनरी है तो बाइनरी में क्या यूज करेंगे हम लोग? 0 और 1 यूज करेंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 0 और 1, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इसकी कंप्लीट व्याख्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें आपको, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है ALU का पूरा नाम। ALU जब हम आपको CPU पढ़ा रहे थे ना, CPU में हमने बताया था कि CPU के मुख्य 3 पार्ट होते हैं ना, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है CU, दूसरा होता है ALU, तीसरा होता है मेमोरी ना, मेमोरी। तो CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट ना, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिकल या लॉजिक कर लीजिएगा, केवल लॉजिक यूनिट ना, और मेमोरी तो मेमोरी होती है। तो क्या कह रहा है ALU का पूरा नाम, यहाँ लिखा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये लिखा है अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट जो कि गलत है। यहाँ पर लिखा है एडवांस, ये गलत है। एप्लीकेशन, ये गलत है। यहाँ हमें मिल गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ इसे कंप्लीट व्याख्या दिया हुआ है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यह CPU के जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सॉल्व करता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, जो हम मल्टीप्लाई कराते हैं या जो डिवाइड कराते हैं, ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ये सॉल्व करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। CU का पूरा नाम, अभी हमने देखा CU का पूरा नाम। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ये क्या कह रहा है सेंट्रल यूनिट, ये गलत है। ये कह रहा है कंट्रोल यूनिट, ये सही है। कंप्यूटर यूनिट बिल्कुल गलत है। कमांड यूनिट गलत है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका कंप्लीट व्याख्या है, आप एज इट इज PDF में देख सकते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है कंप्यूटर में गणितीय एवं तार्किक कार्य कौन करता है। तो अभी हमने कहा कि ये जो CPU होता है, CPU के 2 पार्ट हमने 3 पार्ट बताया। पहला पार्ट आपका CU, दूसरा पार्ट ALU, तीसरा पार्ट मेमोरी। तीसरा पार्ट क्या होता है, मेमोरी होता है। तो CU क्या करता है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ALU क्या करता है, ये जितने भी मैथमेटिकल या लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करता है। और मेमोरी क्या करती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस से काम करती है। तो कंप्यूटर में गणितीय ना, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को कौन सॉल्व करता है, तो ये करता है आपका ALU। कौन करता है, ALU करता है। देखिए यहाँ पर CU दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पर रैम दिया है गलत है, यहाँ पर रोम दिया गलत है। आंसर क्या होगा, ALU से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसकी कंप्लीट व्याख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह हमारा प्रश्न संख्या है 22। कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉल्व करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण या एग्जाम्पल कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह रहा है कि विंडोज, ऑप्शन बी कीबोर्ड, प्रिंटर या माउस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS क्या होता है, OS क्या है, ये विंडोज। OS किसका बना होता है, विंडोज का बना होता है ना। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या, इनपुट डिवाइस है। बचा क्या, विंडोज क्या है, एक टाइप का OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य तीनों विकल्प कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर ये भौतिक हार्डवेयर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विंडोज किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज। तो विंडोज किसने बनाया था, तो विंडोज बनाया था, विंडोज को बनाने वाली कंपनी है, विंडोज को बनाने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है ना। माइक्रोसॉफ्ट को किसने बनाया था, तो माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था बिल गेट्स और एक व्यक्ति और थे, पॉल एलन। कौन थे, पॉल एलन। 2 व्यक्ति मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थापना किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल है जो कि गलत है, यहाँ पर एप्पल गलत है, IBM गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंपनी का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसे बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइनक्स क्या है, तो
देखिए लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, ये ओपन सोर्स, लाइनक्स क्या है, ये एक टाइप का ओपन सोर्स ओएस है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कह रहा कि हार्डवेयर नहीं, कह रहा कि एंटीवायरस नहीं, यहाँ पर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, ब्राउजर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कंप्लीट व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइनक्स एक निःशुल्क और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। नाम याद रखेगा, लिनस, नाम ही था उस व्यक्ति का, लिनस टोरवाल्ड्स। ये व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति थे जिन्होंने 1991 में इसे बनाया था। अपने नाम के ऊपर ही इन्होंने इसका नाम रख दिया लिनक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एंड्रॉयड बताइए, एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी एंटीवायरस है, सी एप्लीकेशन है और डी क्या है, कंपाइलर है। तो एंड्रॉयड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप अपने मोबाइल, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में कौन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, कंपाइलर है, एंटीवायरस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज क्या है, सॉरी एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉयड आपका ओएस है, ठीक है। चलिए करा कि एंड्रॉयड मुख्य रूप से स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइसों के लिए गूगल द्वारा संचालित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को शुरू करने की यानी कि स्विच ऑन करने की प्रक्रिया, जो हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं ना, स्विच, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं या पावर ऑन करते हैं, इसका जब पावर ऑन करते हैं ना, तो उसके बाद पावर का जाता है आपका बायोस में, बायोस से होता हुआ रैम से होता हुआ आपका डेटा लॉगिन स्क्रीन पर आता है, लॉगिन स्क्रीन पर आता है और आप पासवर्ड इनपुट करके आप लॉगिन हो जाते हो, जिससे से आपका डेस्कटॉप शो होता है। तो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर के शुरू करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, ये जो टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा ना, इसको हम लोग कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। और बूटिंग दो प्रकार की होती है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो बूटिंग होती है दो प्रकार की। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है, चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा, पहली होती है वार्म बूटिंग और दूसरी होती है कोल्ड बूटिंग ना। अब ये क्या होता है, वार्म और कोल्ड? तो जब नॉर्मल कंप्यूटर को आप ऑन करते हो ना, तो ये हमारा कहलाता है कोल्ड बूटिंग। और जब रन कर रहे कंप्यूटर्स को कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, ये जो वार्म बूटिंग है, ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट ना, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, जब इन तीनों बटन का यूज करके आप एक साथ तीनों का यूज करके आप कंप्यूटर को शट डाउन और रिस्टार्ट करते हैं ना, तो ये कहलाता है हमारा वार्म बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग होती कितनी है? बूटिंग होती है दो टाइप की, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है इसमें? कह रहा है कि हमारा ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, बूटिंग, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कंप्लीट व्याख्या दिया हुआ है, बूटिंग दिखा हुआ है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब कंप्यूटर को आप शट डाउन करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है? स्टार्ट करने को बूटिंग कहते हैं, ये रिस्टार्टिंग है, ये लोडिंग है। तो बंद हो रहा है इसका मतलब शट डाउन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे शट डाउन, ठीक ना। क्या कहेंगे इसे? शट डाउन कहेंगे। ये इसकी कंप्लीट व्याख्या आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 नंबर, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर है? जी नहीं। इनपुट डिवाइस है? नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। यह है क्या? एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के फाइल को खराब करता है, ठीक है। चलिए तो इसका जो आंसर है, प्रश्न उत्तर है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। और इसकी जो कंप्लीट व्याख्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। ये एक मालवेयर है या मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 29 नंबर, वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब आपके कंप्यूटर में वायरस हो जाए ना, जब आपके कंप्यूटर में वायरस हो जाता है तो आप किसकी हेल्प से वायरस को क्लीन करते हो?
चलिए बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीवायरस, बी है कंपाइलर, सी ब्राउजर, डी है कैलकुलेटर। तो जब वायरस होगा तो वायरस को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जाहिर सी बात है कि एंटीवायरस यूज करेंगे। इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा ना। कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप। और एंटीवायरस का एग्जांपल दिया यहाँ पर, क्विक हिल है, नॉर्टन है, अवस्था है, ये सब आपको फ्री में मिल जाता है इंटरनेट पर। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि इंटरनेट का पूरा नाम बताइए। इंटरनेट का पूरा नाम बताइए। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट ये होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक ना, ध्यान से। चलिए, या इसको बोलते हैं आप लोग इंटरनेशनल नेटवर्क। इसके क्या बोलते हैं? इसको इंटरनेशनल नेटवर्क। जब दुनिया भर के नेटवर्क्स आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है और इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनेट। ये लिखा हुआ इंटरनेशनल नेटवर्क, यहाँ पर है इंटरनल नेटवर्क, गलत है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क, गलत है। यहाँ पर लिखा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और इंटरनेशनल नेटवर्क। चलिए ठीक, यहाँ पर जो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स यहाँ पर सही हो जाएगा। होता तो इंटरनेशनल नेटवर्क है, लेकिन जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं ना, जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो जो बड़ा नेटवर्क बनता है उसे ही हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है ना, ये सबसे सूटेबल यहाँ पर होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ कि इंटरनेट पूर्ण रूप से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है ना, यह दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि वाइड नेटवर्क होता है, जो दुनिया भर कंप्यूटर को आपस में जोड़ रखता है। चलिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर का, www का पूरा नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। www इसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब ना। इससे बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, ठीक है। चलिए, यहाँ देखते हैं, लिखा वर्ल्ड वाइड वेब वाइड, जो कि गलत है। वर्ल्ड वेब गलत है। यहाँ वेब वर्ल्ड वाइड गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। कंप्लीट व्याख्या आप दे सकते हैं कि इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जो हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, www के आविष्कारक कौन है? तो अभी हमने बताया कि इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। चलिए, चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के फादर हैं, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के हैं, मार्क जुकरबर्ग ये आपके फेसबुक के, किसके हैं ये? फेसबुक के। चलिए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इसका कंप्लीट व्याख्या आप देख सकते हैं ना। इसे बनाया गया था 1989 में। कब? 1989 में। और 1990 में क्या आया था? तब विंडोज आया था, विंडोज ना, जो एमएस ऑफिस तब से स्टार्ट होती है। चलिए, गूगल क्रोम क्या है? अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंटीवायरस है? तो एंटीवायरस तो कतई नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है ना। गूगल क्रोम है क्या? गूगल क्रोम क्या करते हैं? इसे आप ब्राउजिंग करते हैं। क्या करते हैं आप? ब्राउजिंग। गूगल क्रोम आपके मोबाइल में है तो आप क्या करते हैं? ब्राउजिंग करते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। सर्च इंजन क्या होता है? तो गूगल होता है। गूगल केवल कहेगा तो सर्च इंजन कहेंगे, बाकी अगर गूगल क्रोम कह दिया तो वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू हम सर्च कर पाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि वेब ब्राउजर है, ठीक, जिसका उपयोग वेबसाइट खोलने, वेब पेज एक्सेस करने के लिए किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है गूगल। आ गया, गूगल क्या है? गूगल क्या है? तो सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या प्रोग्रामिंग। तो ये नहीं है आपका सर्च इंजन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप कि गूगल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसका उपयोग इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम बताइए। ईमेल से हम लोग क्या करते हैं? तो मेल ट्रांसफर करते हैं।
इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब मेल भेजने के लिए हम इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे डिवाइसों का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का यूज करते हैं, तो इस मेल का नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या पड़ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल पड़ जाता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का यूज करते हैं मेल भेजने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल गलत है, एक्सप्रेस मेल गलत है, इलेक्ट्रिक मेल नहीं होता है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल आएगा। चलिए यहाँ व्याख्या आप देख सकते हैं, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम है। अगला है 36 नंबर, ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बताइए, ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए है ईमेल एड्रेस की, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, जॉयस्टिक। तो ईमेल भेजना है तो स्कैनर और जॉयस्टिक और प्रिंटर कोई काम नहीं है, हमें क्या चाहिए? ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल भेजने के लिए दोनों तरफ से, जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, तो ईमेल एड्रेस इसके भी पास होना चाहिए और ईमेल एड्रेस इसके भी पास होना चाहिए। दोनों के पास होगा तभी हम ईमेल एक दूसरे को भेज सकते हैं, अन्यथा नहीं भेज सकते। ठीक है, चलिए कंप्लीट व्याख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं ना, जैसे हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि name@gmail.com ना, तो ये क्या है और ये क्या है? जब हम कोई नेम लिखते हैं, यहाँ पर ये यूजर का नेम है और ये इधर जाता है आपका डोमेन नेम ना, क्या जाता है? डोमेन नेम कहलाता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की क्या होती है? कुछ शॉर्टकट की हम आपको बता दे रहे हैं, चलिए देखिएगा। जैसे हम कंट्रोल+A ये होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। किसके लिए? सेलेक्ट ऑल के लिए। जब टेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हो तो कंट्रोल A कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल B होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल+B बोल्ड के लिए होता है। कंट्रोल+C होता है टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए ना, कंट्रोल+C टेक्स्ट को क्या पूछा है इसमें? कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए, तो कंप्यूटर में कॉपी करना है तो कंट्रोल+C यूज करेंगे। कंट्रोल+X होता है कट के लिए। किसके लिए? कट के लिए। कंट्रोल+C होता है किसके लिए? कॉपी के लिए। कंट्रोल+V किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। और कंट्रोल+P किसके लिए होता है? ये होता है प्रिंट करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए पूछा है, नहीं कॉपी करने के लिए पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कंट्रोल+C। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को प्रतिलिपि या कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का यूज किया जाता है। चलिए यहाँ पर 38 नंबर है कि पेस्ट करने की शॉर्टकट। अभी हमने देखा कंट्रोल+C किसके लिए होता है? टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल+X किसके लिए होता है? कट करने के लिए। कंट्रोल+V किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। कंट्रोल+Z किसके होता है? तो कंट्रोल+Z होता है अंडू के लिए, अंडू के लिए। ठीक है, अंडू के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 39 नंबर का, कट करने के लिए शॉर्टकट की। बार बार वही पूछ रहा है। कट का मतलब होता है ये कंट्रोल+X है, पेस्ट है ना, पेस्ट है, और ये आपका कॉपी है, और ये आपका सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट ऑल है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए चूंकि आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगर यहाँ पर देखते हैं आप 40 नंबर प्रश्न है कि अंडो की शॉर्टकट क्या, अंडो की शॉर्टकट की क्या होती है? अभी हमने देखा ये यू फॉर होता है अंडरलाइन, यू फॉर होता है अंडरलाइन, वाई फॉर होता है रीडो, रीडो, जेड फॉर होता है अंडो ना, और डी फॉर क्या होता है? तो डी फॉर होता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ठीक है, पूछा क्या है? अंडू, अंडू कहाँ गया? तो कंट्रोल+Z होता है। चलिए आते हैं आगे। सेलेक्ट, एक मिनट क्या दिया था? कंट्रोल+Z। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सेलेक्ट ऑल।